नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल के बारे में। स्कूलों में टाइम टेबल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे टफ होता है इसको बनाना भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। और ये जो है ये सबसे किसी भी शिक्षण और अधिगम जो हमारा चल रहा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये उसका। और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल होता क्या है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम लोग ध्यान रखते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन और सीटेट और जितने भी हमारे जो शैक्षणिक से जुड़े हुए जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उसका पेडागॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक एक टॉपिक को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जिससे कि पेडागॉजी से रिलेटेड जितने भी जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए। तो इससे रिलेटेड जितने भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप आसानी से उसको क्रैक कर सकें, उसको निकाल सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग स्कूल टाइम टेबल। मीनिंग ऑफ स्कूल टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब क्या है, समय सारणी का अर्थ क्या होता है। स्कूल टाइम टेबल इज अ सिस्टमेटिक शेड्यूल दैट शोज द एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, टीचर, क्लासरूम एंड टाइम पीरियड फॉर ऑल क्लासेस ऑन ऑल वर्किंग डे। तो हमारे यहाँ तो चलता है ना 6 डे का वर्किंग डे है। तो इसमें क्या होता है कि जो टाइम टेबल है वो क्या होता है कि एक संगठित कार्यक्रम है। तो टाइम टेबल होता है क्या होगा, एक संगठित कार्यक्रम है, सिस्टमेटिक शेड्यूल है ये, जिसमें क्या होता है कि हम लोग सभी कार्य दिवस में, कक्षाओं में, विषयों में, शिक्षकों और समय की सुनियोजित व्यवस्था को दिखा देते हैं। तो टाइम टेबल में कौन कौन सा मेन फैक्टर हो जाता है, एक तो टीचर हो जाता है, क्लासरूम हो जाता है और टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, उसका ग्रेड क्या है और कौन सा सब्जेक्ट उसका है और किस कक्षा में वो जाता है। तो आपके पास क्लास भी इम्पोर्टेंट है और टीचर भी इम्पोर्टेंट है, उसका सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी देखा जाता है ना कि खास करके ऊपरी क्लासों में, सीनियर क्लासेस में, कि एक ही पीरियड में 2-3 क्लासेस चलते हैं। एक ही पीरियड में आपका एक ही क्लास का 2-3 सब्जेक्ट चलता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो भी सब्सिडरी पेपर होता है ना, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के आधार पर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों के स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, वो होता है आपका हिंदी इंग्लिश। ये कॉमन है, वो तीनों को पढ़ना होता है। कंप्यूटर साइंस तीनों के स्टूडेंट लेते हैं। अब ये तीनों के जो स्टूडेंट होते हैं ना, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, तीनों के स्टूडेंट जो चॉइस करते हैं कि कंप्यूटर साइंस लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, या फिर आपको बायो भी आपके पास है, या फिर आपके पास कोई और अदर सब्जेक्ट है, पीएचई है। तो इससे क्या होता है कि एक ही समय में एक ही क्लास में अलग अलग टीचर घुसते हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर घुसते हैं। बच्चों का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अलग अलग लोकेशन में। तो इस तरह का भी टाइम टेबल बनता है। तो टाइम टेबल बहुत अलग अलग तरह का होता है, वो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्स के अनुसार कि आपका स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो टाइम टेबल क्या हो गया, एक ऐसा संगठित व्यवस्था है जिसमें कि हम लोग सभी वर्किंग डे के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए, अलग अलग विषयों के लिए और अलग अलग शिक्षकों के लिए उनके अलग अलग समय के अनुसार एक सुनियोजित व्यवस्था बनाते हैं, जिसमें कि सभी शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट को अपने अपने निर्धारित कक्षाओं में पढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या होता है कि विद्यालय के समय का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है टाइम टेबल। ठीक है, इंश्योर करता है क्या, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल टाइम। आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम फिक्स होता है ना। अक्सर स्कूलों में क्या होता है 8 पीरियड का ही पूरा आपका चलता है। तो उस 8 पीरियड को कैसे यूटिलाइज करेंगे पूरी तरह से, जिससे कि आपका करिकुलम और सिलेबस वगैरह अच्छी तरह से पूरा हो जाए। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड टाइम, ये क्या करता है, संसाधनों और समय की बर्बादी को रोकता है। यानी आपका जो संसाधन है बर्बाद ना हो जाए। अगर आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है, आपने पूरा प्लानिंग करके जा रहे हो, तो आपका संसाधन भी बर्बाद नहीं होता है, समय की भी बर्बादी नहीं होती है। अनुशासन और नियमितता बनाए रखता है। हर टीचर को हर दिन अपने निर्धारित कक्षा में जाना होता है एक अच्छी तैयारी के साथ में। ये क्या होता है, ये शिक्षकों में और स्टूडेंट में दोनों में अनुशासन को बनाता है और आपका एक कंटिन्यूटी जो होता है, वो रेगुलरिटी जो होता है वो बना रहता है। मेंटेन डिसिप्लिन एंड
रेगुलरिटी, हेल्प इन असाइनिंग इक्वल लोड ऑफ टीचर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी टीचर को हम लोग लगातार क्लास दिए जा रहे हैं, ठीक है, और कोई टीचर ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल का इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिसमें को करिकुलर और करिकुलर दोनों तरह के जो हैं वो आपका पीरियड जो है वो समाहित हो जाता है, जुड़ जाता है उसमें। तो इससे क्या होता है कि सभी टीचर पर इक्वल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सभी को लेज़र पीरियड मिलता है अपना आराम करने का, थोड़ा सा रिलैक्स होने का, फिर थोड़ा सा रिफ्रेश होने का, ताकि अगली कक्षा में जा सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और शिक्षकों पर भी एक प्रेशर होता है, डिसिप्लिन का प्रेशर होता है कि आपको अब क्लास में जाना है, आप जो है वो मटकी नहीं मार सकते हैं, आप जो है वहाँ पर भाग नहीं सकते इससे। प्रोवाइड क्लैरिटी एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, कार्य का विभाजन स्पष्ट कर देता है कि आपको जो है हर दिन 6 पीरियड लेना है। जैसे भी बिहार सरकार में भी है, कि आपका CBSE में भी है कि आपको मिनिमम 6 पीरियड जो है वो आपको लेना है। CBSE में क्या है, CBSE में है कि आपके पास मिनिमम आपको 32 पीरियड्स पूरे सप्ताह में लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो एक मतलब कि कार्य का विभाजन कर देता है कि हर टीचर का क्या क्या काम है और कितना कितना आपको करना है, ये आपके लिए फिक्स है, आप उससे बचकर नहीं भाग सकते हैं। स्टेप्स क्या क्या है टाइम टेबल को बनाने का। तो स्कूल का जो टाइम टेबल होता है उसको बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले तो आप डेटा इकट्ठा कर लीजिए कि डेटा कौन कौन सा है, कि आपके स्कूल में नंबर ऑफ जो कक्षाएं हैं, नंबर ऑफ क्लास कितना है, ठीक है। अब क्लास आपके पास है तो नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, तो ये भी आपको डिसाइड करना, लिख लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, एक पेपर में लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्लास कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा क्लास है, पूरा क्लास का नाम लिख लेते हैं, क्लास 1 2 3 4 5। अब उस क्लास में सेक्शन कितने हैं, तो वो सेक्शन भी लिख देते हैं। क्लास 1 में 4 सेक्शन है, 2 में 3 सेक्शन है, 3 में आपके पास 5 सेक्शन है। तो जितने भी सेक्शन होते हैं तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक पहला काम हो गया ये। दूसरा है कि नंबर ऑफ वर्किंग पीरियड पर डे, प्रतिदिन और या प्रति सप्ताह कितना आपको पीरियड देना है सभी टीचर को। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे, हम लोग CBSE का या फिर NCERT का जो प्रिस्क्राइब्ड जो आपके पास तरीका दिया हुआ है कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कितना पीरियड अलॉट करना है सप्ताह में, यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पीरियड दिया गया है कि आपको इतने ही नंबर ऑफ पीरियड आपको देने हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे हमारी ये क्लास 11 और 12 की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो है। तो जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसमें 9 पीरियड हम लोग देते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है, और फिर 4 पीरियड हम लोग देते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो इस सबसे क्या होता है, टोटल 12 पीरियड हम लोग अलॉट करते हैं आपका हायर क्लासेस में, जो साइंस का जो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है उन लोगों के लिए। इसी तरह से क्या होता है कि आपके पास 9 10 के लिए भी अलग अलग जो नंबर ऑफ पीरियड अलॉट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम लोग नोट कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए किस क्लास में कितना पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है NCERT की तरफ से या फिर आपका स्टेट बोर्ड की तरफ से, उसको भी हम लोग बगल में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स एंड सब्जेक्ट, अब आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं, शिक्षक का भी हम लोग नाम लिख लेते हैं एक अलग पेपर में, और उनके आगे उनका सब्जेक्ट का नाम भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आंकड़ा इकट्ठा हो रहा है, डाटा इकट्ठा हो रहा है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपके पास स्कूल में कक्ष कितने हैं, क्लासरूम कितना है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्लास है या नहीं है। या फिर मान लीजिए कि अगर क्लास नंबर ऑफ क्लासेस कम होंगे, रूम कम होगा, क्लासरूम अगर कम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर ये करते हैं कि जहाँ पर 40 बच्चों का है तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 10-10 करके उसको बढ़ाते हैं, और एक जो हमारा रूम है उसको हम लोग सेव करते हैं अगले क्लास के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को पता कर लेना है कि हमारे पास रूम्स कितने अवेलेबल हैं और लैब कितने अवेलेबल हैं, ग्राउंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग अवेलेबल कर लेते हैं, पहले से पता कर लेते हैं। तो ये डाटा आपका इकट्ठा हो गया, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, कितना पीरियड अलॉट करना है, कितने टीचर्स हैं और किस किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो सारा सूची मिल गया हम लोगों को। साथ ही साथ पता चल गया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम कितना है, लैब कितना है और म्यूज़िक रूम कितना है, ठीक है, और लाइब्रेरी है कि नहीं है, कितने लाइब्रेरी हैं वो, और साथ ही साथ खेल का मैदान है या नहीं है। दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है विद्यालय समय तय करना, टोटल आवर ऑफ स्कूल ऑपरेशन पर डे। हमारा स्कूल टाइमिंग क्या है ये भी डिपेंड करता है, स्कूल का टाइमिंग क्या है, टोटल आवर कितने हैं स्टडी जिसमें पढ़ाई होती है,
ठीक है। और उसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं टिफ़िन ब्रेक को भी, और उसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं आपका जो मॉर्निंग असेंबली होता है उसको भी, और या फिर आपका जो डिस्पर्सल टाइम होता है उसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि 8 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दोपहर तक, तो ये आपका टाइम है। तो इसी टाइम बॉन्ड के अनुसार, इसी टाइम पीरियड के अनुसार आपको पूरा का पूरा प्लान करना होता है कि हमको इसी टाइम पीरियड में यानी कि 8 से 2 के बीच में टिफ़िन ब्रेक भी रखना है, और इसी में हम लोग का मॉर्निंग असेंबली भी करवाना है। ये सारी चीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे वो इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं इसी टाइम में। डिवीज़न ऑफ पीरियड्स, ये है स्टेप 3, डिवीज़न ऑफ पीरियड्स, अवधि का विभाजन कैसे करते हैं। चूँकि आपका टाइम फिक्स है, इतना पीरियड फिक्स है, अब हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पीरियड को कैसे अलग अलग डिवाइड करते हैं। मॉर्निंग असेंबली के लिए टाइम रखना है 20 मिनट 15 मिनट जैसा आप चाहें। टीचिंग पीरियड के लिए आपका जो फर्स्ट 4 पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है, क्यों? क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, बच्चे उस वक्त फ्रेश होते हैं। तो जो फर्स्ट 4 पीरियड है, जैसे आपके पास 8 पीरियड चलते हैं पूरे स्कूल में, आपके पास टाइमिंग है 8 पीरियड है, और उसमें आपके पास 40 मिनट का टिफ़िन ब्रेक है। तो उसमें जो फर्स्ट 4 पीरियड होता है टिफ़िन ब्रेक के पहले का, वो फ्रेश होता है। तो वहाँ पर हम लोग मैथ्स हो गया, आपके पास साइंस हो गया और लिटरेचर है, ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए फ्रेश माइंड होना चाहिए। लंच ब्रेक के बाद या टिफ़िन ब्रेक के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को या ऐसे पीरियड को वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर बच्चे इंजॉय करते हैं, जैसे गेम्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस हैं। तो इसको भी हम लोग टिफ़िन ब्रेक के बाद रखते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बोर नहीं होते हैं, और प्लस उनको उस क्लास को करने में इंजॉयमेंट मिलता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड, टीचिंग पीरियड को भी। और रेसेस क्या देना है, कब देना है, लंच ब्रेक कब देना है, ये भी हम लोग कर देते हैं। 40 मिनट का हो या 30 मिनट का होगा, ये आप लोग डिसाइड करते हैं, स्कूल डिसाइड करती है उसको। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग टाइम कैसे देते हैं, ये भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यानी उसको हम लोग डिवाइड कर लेना है कि जितने भी सब्जेक्टिव हैं उसको टिफ़िन ब्रेक के पहले रखते हैं मोस्टली हम लोग, और जितने भी कोकुलर एक्टिविटीज़ होता है उसको हम लोग टिफ़िन ब्रेक के बाद रखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सारे कोकुलर एक्टिविटीज़ को आप सुबह में ही रख देंगे तो बच्चे क्या होंगे, थक जाएंगे। वो अगर डांस क्लास में गए तो डांस करके थक जाएंगे, म्यूज़िक में तो हम म्यूज़िक से थक जाएंगे। तो उन लोगों को क्या होगा ना, टिफ़िन ब्रेक के बाद मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होगा, साइंस पढ़ने में दिक्कत होगा वहाँ पर, चूँकि वो थके थके रहेंगे तो उनको दिक्कत होगा। ऐसे क्या होता है कि लंच ब्रेक के बाद अगर आप म्यूज़िक में जाते हैं, डांस में जाते हैं, गेम्स में जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर पाते हैं, क्योंकि बात करने का मौका मिलता है, थोड़ा सा इंटरेक्ट भी हो जाते हैं लोग आपस में, और थोड़ा सा इन्जॉय भी करते हैं म्यूज़िक वगैरह को, इसलिए। तो ये डिसाइड सोचना पड़ता है इस सब चीज़ों के लिए, यही तरीका होता है। चौथा स्टेप क्या है, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, गिव कोर सब्जेक्ट प्रायोरिटी इन द मॉर्निंग। जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग मॉर्निंग में देते हैं, सुबह में देते हैं, यानी कि लंच ब्रेक के पहले देते हैं। एक्टिविटीज़ इन लेटर पीरियड, और लंच ब्रेक के बाद हम लोग बाकी जो खेलने कूदने वाला होता है ना, एक्टिविटी वाला, उसको रखते हैं। पाँचवा स्टेप क्या है, असाइनिंग टीचर्स। जब आपका सब कुछ बन गया ये कि हमको क्या क्या देना है, तो हम लोग टीचर असाइन करते हैं। टीचर्स आर अलॉटेड क्लासेस एज पर देयर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ एंड वर्कलोड। उनका वर्कलोड के अनुसार और उनका एक्सपर्टीज़ के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अब उनको क्लास अलॉट करते हैं। किसको, टीचर। तो जो टीचर हैं उनको, जैसे मैथ के टीचर हैं तो उनको किस क्लास में रखना है, अगर वो पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, पीआरटी हैं, तो इसके अनुसार क्या होता है, उनका एक्सपर्टीज़ और उनका जो लेवल है उसके अनुसार उनको हम लोग क्लास अलॉट कर देते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जैसे आप क्लास अलॉट करते हैं ना, तो उनके नाम के सामने हम लोग लगा देते हैं, टिक मारते जाते हैं कि इस टीचर को, फलानी टीचर को ये क्लास अलॉट कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, ये आपको इसलिए करना है ताकि आपका कोलैप्स नहीं करे, ओवरलैपिंग नहीं हो जाए, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह का टाइम टेबल बनता है, एक तो बनता है क्लास के लिए और एक बनता है टीचर के लिए, ठीक है। तो टीचर और क्लास का ये टाइमिंग क्लैश नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि टाइम टेबल हम लोग बनाते कैसे हैं, बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार काम होता है। एक बार अगर आपको टाइम टेबल बनाने आ जाएगा ना, तो आप स्कूल के एकदम टॉप पर आप ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल का टॉप कौन होता है, जो टाइम टेबल बना लेता है, टाइम टेबल मैनेज करने वाला होता है, वही स्कूल का राजा होता है प्रिंसिपल के बाद। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा काम है, ये आना चाहिए सभी टीचर को। छठा स्टेप क्या है, फाइनलाइजेशन एंड रिव्यू। अब अंतिम रूप क्या होता है, अंतिम रूप दे देते हैं, चेक फॉर क्लासेस। कोई 2 शिक्षक एक ही समय में
दो जगह न रहे, ठीक है। यानी कि कोई भी दो शिक्षक एक ही समय में, ठीक है, दो अलग अलग कक्षा में अलॉट नहीं हो जाना चाहिए। वो तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग चेक कर लेते हैं, वही मैंने कहा ना कि क्लासिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि अगर एक टीचर जो है, अगर मान लीजिए कि क्लास 9A सेक्शन में जा रहा है, हम उसी टीचर को किसी दूसरे कक्षा में नहीं भेजें उस पीरियड में, ये हम लोग को चेक करना है। अभी चेक कैसे होता है, ये चेक होगा आपके पास, क्रॉस चेक करना पड़ता है ना कि जो टीचर है ना उसको मार्क करते जाइएगा उसका टीचर वाले टाइम टेबल पर, कि वो तो आपको टीचर वाले टाइम टेबल पर पता चल जाएगा कि क्लासिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्लासिंग नहीं होना चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। चेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, उसका आपको ध्यान रखना है कि 32 क्लास से, सप्ताह में 32 क्लास से 34 क्लास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास सप्ताह में 6 दिन है, ठीक है, तो अगर आप उसको पर डे अगर 6 पीरियड भी दे रहे हैं तो 6 छक 36, तो 6 पीरियड से ज़्यादा आप उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। खास करके जो हमारे हायर क्लासेस होते हैं ना, तो वहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उनके पास लोड ज़्यादा होता है, तो उनके पास वहाँ पर सब जो नंबर ऑफ़ पीरियड है ना वो 36, कभी कभी 38 भी हो जाता है। लेकिन नीचे क्लास जो आपका जो प्राइमरी क्लासेस होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होता है प्राइमरी क्लास, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको मैनेज करने में, उनको हैंडल करने में ना एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है। तो वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि टीचर को 6 क्लास से ज़्यादा न मिले, उसको अगर 5 मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्ट फॉर लैब एंड एक्टिविटी पीरियड, आपको क्या करना है, पूरे क्लासेस को एडजस्ट भी करना है कि लैब में एक ही साथ, अगर मान लीजिए कि बच्चे जा रहे हैं तो उनको आप अलग अलग लैब में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक बार में क्या होता है ना कि 40 बच्चे एक लैब में अगर जाते हैं तो लैब में जो लैब इंस्ट्रक्टर है या फिर जो टीचर हैं उनको हैंडल करने में दिक्कत होता है। 40 बच्चों को आप कैसे मैनेज करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो लैब का पीरियड ऐसा होता है ना जहाँ पर फिजिक्स के में अगर बात जा रहे बच्चे, तो उस पूरे क्लास को हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप A B C 3 ग्रुप हो गया। अब ए ग्रुप जो है वो फिजिक्स लैब में चला गया, बी ग्रुप जो है वो केमिस्ट्री लैब में चला गया है, और जो सी ग्रुप होता है वो चला जाता है आपका बायो लैब में। यानी कि एक ही समय में तीनों लैब आपका इंगेज रहता है एक ही क्लास के बच्चों से। तो इससे क्या होता है कि आपका लैब का जो साइज होता है ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब स्मॉल साइज है तो आपको लैब एक्टिविटी कराने में आसानी होता है, बच्चों को समझने में भी आसानी होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फाइनलाइज करना है पूरे टाइम टेबल को, और उसको समीक्षा के बाद क्लासिंग को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारी इतने सारे काम करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ छूटता है, जो आपका जब इम्प्लीमेंट करेंगे आप, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कम से कम 1 सप्ताह आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, घूम घूम कर देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ क्लासिंग तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा क्लास तो है जो खाली नहीं जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है कि एक ही टीचर को 2-2 क्लास में जाना पड़ रही है। तो ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा टाइम टेबल इंचार्ज को, और वो देख करके इसको दूर करते हैं उस चीज़ को। फिर तो 1 सप्ताह के बाद फिर आपका वो अपने आप रेगुलरिटी में आ जाएगा, क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, और इस एग्जांपल में थोड़ा सा लेज़र पीरियड यानी कि टिफ़िन ब्रेक के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो 6 पीरियड का पूरा टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे 6 पीरियड चलता है, ठीक है। तो खास करके छोटे क्लासों में है ये 6 पीरियड का। हायर क्लासेस में आपका ये 8 पीरियड का क्लास चलता है आपके पास। और अगर कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम में आपका 9 पीरियड भी हो जाता है, तो ये 8 पीरियड का क्लास मान के चलिए कि आप उसको कैसे 40-40 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों का जो छुट्टी होता है वो पहले हो जाता है। यहाँ भी आपका 8 बजे क्लास शुरू हो रहा है और आपका वो 12 बजे उनका छुट्टी हो जा रहा है। तो जो हायर क्लासेस वाले हैं उनका 2 बजे छुट्टी होना है, तो उनके पास और 2 घंटे का समय बढ़ जाता है, तो उसमें आपका जो पीरियड होता है ना वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको करना है। टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम टेबल प्रिपरेशन, कैसे बनेगा एक प्रभावशाली समय सारणी। इंक्लूड बफर पीरियड फॉर सब्सटीट्यूशन, बफर पीरियड आपको बना करके रखना पड़ेगा सब्सटीट्यूट क्लास देने के लिए। ये सारी यूज़ सॉफ्टवेयर और टाइम टेबल जनरेटर फॉर लार्ज स्कूल, बड़े स्कूल में जहाँ पर 4000-5000 स्टूडेंट हैं, जहाँ पर आपके पास 3000, 300, 250 टीचर होते हैं, उस वैसे जगहों के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप टाइम टेबल जनरेटर सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। कंसीडर स्टूडेंट कंसंट्रेशन लेवल, प्लेस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अर्लियर। तो ये क्या कर रहा है ना कि आपको क्या करना है, बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल को भी आपको समझना पड़ेगा। कि जैसा कि मैंने बताया ना कि
जो लैब का होता है एक्टिविटी, अगर पूरे क्लास जो 40 का क्लास है या 60 का क्लास है मेरा, एक बार चला जाएगा लैब में तो मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों का कंसंट्रेशन भी रहता है, टीचर्स को भी सहूलियत होती है और कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अल्टरनेट टफ सब्जेक्ट विथ लाइटर वंस, हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट क्लास अरेंज करते हैं। एक टफ रख दीजिए, मैथ्स है, मैथ्स सबके लिए भूत है, भूत प्रेत जैसा लगता है। एक मैथ्स है, मैथ्स के बाद कोई इजी सब्जेक्ट लिटरेचर रख दीजिए। उसके बाद फिर साइंस है, ठीक है, साइंस के बाद फिर आप हिंदी या संस्कृत रख दिए। इस तरह से लैंग्वेज रख देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग टफ सब्जेक्ट और लाइट सब्जेक्ट को आपस में अल्टरनेट करके चलेंगे, तो आपका क्या होगा, बच्चों पर प्रेशर भी नहीं आएगा और आपका एक प्रभावशाली क्लासरूम बना रहेगा। तो प्रिपेयरिंग ए स्कूल टाइम टेबल इज़ अ वाइटल टास्क फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। इट एनहेंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय प्रमोटिंग डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइम यूज़ एंड इक्वल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पर जस्टिस की ज़रूरत होती है। सभी टीचर्स का शिकायत यहीं से होता है, हमको इतना दे दिया, हमको उतना दे दिया, हमको फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम टेबल्स बनाना सबसे वाइटल टास्क होता है स्कूल मैनेजमेंट का। और ये क्या करता है, अगर इफेक्टिव टाइम टेबल आपका रहेगा ना, तो ये क्या करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छा बनाता है। वो डिसिप्लिन के साथ साथ आपका पूरा टाइम का यूटिलाइज करता है और इक्वल वर्कलोड सभी पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये था आपके पास आज टाइम टेबल के बारे में चर्चा की है हम लोग। टाइम टेबल बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को भी कोशिश करना चाहिए सभी को कि अगर हम लोग किसी प्राइवेट स्कूल में भी हैं तो टाइम टेबल बना के देखिए, सीखिए उसको। और जो बनने वाले हैं टीचर्स, उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग जान के रखिए इस चीज़ को, ताकि जब आप स्कूल में जाएँ तो आपको बनाने का मौका मिले, आप लोग तुरंत हाथ उठा दीजिए अपना कि मैं बना दूँगा। चलिए कुछ MCQs हैं जो कि आपका टाइम टेबल पर आधारित एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्कूल टाइम टेबल, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंक्रीज सिलेबस लोड, वेस्ट टीचर्स टाइम, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल रिसोर्स और कन्फ्यूज स्टूडेंट्स। तो सबसे आसान आंसर इसका क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल रिसोर्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका कि टाइम टेबल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग टाइम, सब्जेक्ट एंड टीचर्स वर्कलोड इफिशियंटली। दूसरा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टाइम टेबल। कौन सा इसमें टाइम टेबल नहीं है, टीचर्स टाइम टेबल, गेम्स टाइम टेबल, होमवर्क टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल। इसमें कौन सा टाइम टेबल नहीं है, होमवर्क टाइम टेबल नहीं होता है, क्लास का टाइम टेबल होता है जो बच्चों को दिया जाता है, टीचर्स टाइम टेबल जो टीचर को दिया जाता है, और गेम्स टाइम टेबल होता है जो गेम्स के लिए अलग से डिसाइड करते हैं हम लोग, और एक होता है स्कूल टाइम टेबल जो बड़ा सा होता है, बिग होता है। मास्टर टाइम टेबल इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑफ, मास्टर टाइम टेबल में क्या क्या रहता है, वन क्लास ओनली नहीं, ऑल टीचर्स एंड ऑल क्लासेस। मास्टर टाइम टेबल में क्या होता है, ऑल टीचर्स एक जगह पर रहते हैं, ऑल क्लासेस ऊपर में रहते हैं। इस तरह से उसमें दोनों के बारे में डिटेल रहता है। विच सब्जेक्ट शुड बी आइडियली प्लेस्ड इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द डे। जो आपके पास मैथमेटिक्स है ना, दिन के पहले पीरियड में कौन सा विषय रखा जाना चाहिए, मैथमेटिक्स। क्यों, क्योंकि उसमें मेंटली चैलेंजिंग होता है वो बच्चों के लिए, ताकि उसमें बच्चे अपना एकदम फ्रेश आते हैं, इसको तरोताज़ा रहते हैं, मैथ्स में उनको अपना दिमाग का इस्तेमाल करने में आसानी होगा। विच प्रिंसिपल सजेस्ट गिविंग टीचर्स इक्वल वर्कलोड। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी भी नहीं चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट भी नहीं चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस चलेगा। सभी टीचर के साथ न्याय होना चाहिए और सभी को समान वर्कलोड मिलना चाहिए। इन विच स्टेप इज डेटा अबाउट क्लास सब्जेक्ट एंड टीचर्स कलेक्टेड। कौन सा स्टेज में या कौन सा स्टेप में हम लोग क्लास सब्जेक्ट और टीचर के बारे में कलेक्ट करते हैं डेटा को, डेटा कलेक्शन स्टेप में। स्टेप 1 जो है आपका डेटा कलेक्शन स्टेप है, जहाँ पर हम लोग सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेसेस इन अ टाइम टेबल। रेसेस का क्या इंपॉर्टेंट है, रेसेस का मतलब क्या हो गया, रेस्ट देना है ना, थोड़ा सा आराम देना। तो समय सारणी में मध्यांतर का क्या महत्व होता है, बच्चों को भी आराम मिलता है, टीचर को भी आराम मिलता है, जिसमें बोलते हैं लंच टाइम भी। वेस्ट ऑफ टाइम, हेल्प इन रिविजन, प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल ब्रेक। तो ये क्या करता है, बच्चों को, टीचर को भी मेंटल और फिजिकल ब्रेक देता है, जिससे कि वो लोग रिफ्रेश होते हैं, है ना। थक जाता है आदमी, लगातार अगर पढ़ाते रहेंगे या फिर पढ़ते रहेंगे तो बच्चे भी थक जाएंगे, टीचर भी थक जाएंगे। विच टाइम टेबल हेल्प्स टू अवॉइड टीचर्स पीरियड क्लासेस।
कौन सा ऐसा समय सारणी शिक्षक काल टकराव से बचने में मदद करती है, यानी कि टीचर्स का जो होता है ना पीरियड क्लास नहीं करना चाहिए। टीचर्स टाइम टेबल, ड्राइंग टाइम टेबल, लंच टाइम टेबल, पेरेंट टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल। ये टीचर्स टाइम टेबल जो होता है ना, जहाँ बनाते समय लोग टिक मारते हैं ना कि फलाने टीचर जो है उनका पार्टिकुलर पूरा एक चार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि किस क्लास में कौन से पीरियड में वो जाना है उनको, ठीक है। तो वो टिक मारते जाते हैं, जिससे क्या होता है क्लासिंग पता चल जाता है कि सेम पीरियड में, सेम डे सेम पीरियड में उनको दो क्लास मिल रहा है। वहाँ पर फिर हम लोग क्लासिंग को ठीक करते हैं। विच प्रिंसिपल प्रमोट एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन स्कूल कंडीशन, कौन सा सिद्धांत विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार समायोजन को बढ़ावा देता है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंडीशन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट बैलेंस। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंडीशन। ये क्या कहता है? विद्यालय का जो कंडीशन है, स्कूल का जो कंडीशन है, उसके आधार पर आप इसको अपना एडजस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। लोकल कंडीशन पर ये आधारित होता है। मान लीजिए क्लासरूम कम है तो क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। टीचर कम है तो क्या करेंगे? एक ही टीचर को आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़वा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोची जाती हैं। अब बैलेंस टाइम टेबल प्रोवाइड्स, एक संतुलित समय सारणी क्या प्रदान करती है? ओनली गेम्स पीरियड? नहीं। अनइक्वल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं। इक्वल एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। एक बैलेंस टाइम टेबल में एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को हम लोग समान रूप से वहाँ पर हम लोग डालते हैं, जिससे कि बच्चों का एकेडमिक के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है ना, उस पर भी उनका डेवलपमेंट होता है, वो भी उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक गुड टाइम टेबल क्या होता है, बच्चे अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनको खेलने के लिए भी समय मिलता है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के लिए भी समय मिल जाता है। ये तो इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस टाइम टेबल होता है वो होता है आपका कौन सा? जहाँ पर इक्वल एकेडमिक और कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, समय दिया जाता है। तो आज का ये जो टॉपिक था ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्लासरूम मैनेजमेंट का या पूरा टीचिंग का। टीचिंग पूरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम टेबल बनाना और उस टाइम टेबल के अनुसार काम को करना। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा है कि आप लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं क्लास से, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप लोग जुड़ते हैं और जब आप शेयर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है मुझे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, पूछिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप जो भी डाउट होता है पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।